हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं पैराजम्बल के। जैसे कि कैलेंडर आपका आउट हो ही चुका है एसएससी का। जितने भी आपके 2024 के एग्जाम्स हैं उन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर मैं बताऊँ पैराजम्बल की बात करें हम, तो पैराजम्बल आपके सीजीएल में भी आता है, सीपीओ में भी आता है। इसके साथ-साथ आपके स्टेनो के पेपर में भी आता है और सीएचएसएल में भी आता है। इन सभी एग्ज़ाम के अंदर पैराजम्बल का क्वेश्चन आता है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा जंबल वर्ड्स एंड जंबल सेंटेंसेस, वही पैराजम्बल होते हैं। यानी कि आपको पैराग्राफ को जंबल्ड वे में दे रखा होगा, सेंटेंसेस होंगे। कभी-कभी आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं बच्चों। और कभी-कभी आपको 6 सेंटेंसेस दिए जाते हैं। 4 सेंटेंसेस वहाँ मिलेंगे जब आपको ए, बी, सी, डी दे रखा है और 6 सेंटेंसेस आपको वहाँ पर मिलेंगे जब आपको S1 S6 दे रखा है। क्योंकि S1 S6 मतलब 2 और बीच का सीक्वेंस जो होता है वो कभी ABCD फॉर्म में आता है, कभी PQRS फॉर्म में आता है। अब पॉइंट आता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माइंड में डाउट आता है कि अगर हमें एक साथ 6 सेंटेंस मिले तो उनको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। अब करेक्ट ऑर्डर के साथ-साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वो करेक्ट सीक्वेंस में तो लगानी है बट ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए। मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। अब ऐसे केस में हमें पहले सेंटेंस को पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद उनके मीनिंग को समझना है, फिर उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, भई 6 सेंटेंसेस को पढ़ना, उनको हिंदी करना, क्योंकि बच्चे आप ऐसे ही पढ़ते हो कि उनकी हिंदी करना, फिर उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है? बट हम इसको कैसे मिनिमम टाइम में कर सकते हैं, आज हम उसी चीज़ को क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से आप कम समय में पैराजंबल के क्वेश्चन को ईज़िली और बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपके सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। आप जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस को करें तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। अब ये जो एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन जो मेथड होता है, ये लगता कहाँ है? ये आपके ऑप्शंस में लगेगा। ये कहाँ यूज़ होगा? आपके ऑप्शंस में। एलिमिनेशन मेथड जो होता है, वो आपका एक बेस्ट मेथड होता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का। सबसे बेस्ट मेथड होता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का और हम इसको लगाते हैं कहाँ पर? ऑप्शंस में हम लगाते हैं। हमने यहाँ पर देखा 2 सी से स्टार्ट है और 2 बी से स्टार्ट है। हमने क्या देखा बच्चों? 2 सी से स्टार्ट है और 2 बी से स्टार्ट है। अब पॉइंट आता है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस बी से या फिर सी से पैराग्राफ का। आप बच्चे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, तो एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम किस टॉपिक को लेकर उस पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो टॉपिक आएगा, यानी कि उस टॉपिक का नाम आएगा। हम कभी भी किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं करते डायरेक्ट प्रोनाउन से, डायरेक्ट एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है, तो हमेशा स्टार्ट एक इंट्रोडक्शन से होता है पैराग्राफ। अब हमें 2 केसेस दे रखे हैं, ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा आते हैं। 2 टाइप के ऑप्शंस एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा आते हैं, या तो आपके 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट। ये 2 टाइप के ऑप्शंस आपके एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, या तो 2 सेम से स्टार्ट होंगे या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों? 2 बी से स्टार्ट है और 2 सी से स्टार्ट है। अब पॉइंट आता है कि फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर फर्स्ट सेंटेंस आपका सी होगा। अब आप बच्चे इसमें एक चीज़ देखो, हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइज़मेंट की कर रहे हैं। एडवर्टाइज़मेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूज़फुल इफ दे आर ऑनेस्ट। कि जो आप देखते हो कि प्रचार किया जाता है, प्रचार-प्रसार जो होता है, वो यूज़फुल हो सकता है, ठीक है? अगर आप ईमानदार हैं तो, ठीक है? और टीनेजर आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइज़मेंट्स। हम यहाँ पर बाद में हम किस तरह के एडवर्टाइज़मेंट की बात करें, पहले हम उसके बारे में बताएँगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो पैराग्राफ है वो सी से स्टार्ट नहीं होगा। किससे स्टार्ट होगा? बी से स्टार्ट होगा। अब वो 2 ऑप्शंस आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो जो सी से स्टार्ट है। यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा
बी होगा। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों, बी के बाद एक में ए है और एक में सी है। आपको सिर्फ कनेक्टिविटी चेक करनी है ए और सी की, यानी कि बी के बाद ए या बी के बाद सी, बस यही कनेक्टिविटी आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन पर लेके जाएगी। आपने बोला कि ये जो प्रचार होता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है अगर आप ईमानदार हैं तो, ठीक है। अब ए में बोल रहा है कि दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू, कि वो आपको इतनी मदद कर सकते हैं कि आप ये निश्चित कर सको कि ये आपके लिए बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। सी में टीनेजर्स की बात हो रही है, स्पेशली टीनेजर्स, तो क्यों यूजफुल है, क्यों यूजफुल है, ऑनेस्ट क्यों बोल रहा है, उसका रीजन हमें कहाँ दे रखा है, ए में। उसका रीजन हमें कहाँ दे रखा है, ए में। भाई अगर कोई भी प्रचार हो रहा है तो वो हमारे लिए किस तरह से लाभ होगा, लाभकारी होगा, किस तरह से होगा, अब उसी का रीजन हमें ए में दे रखा है, क्योंकि वो आपको मदद करेगा, वो तुम्हें मदद करेगा ये चीज डिसाइड करने के लिए कि वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है, यानी कि वो तभी इसके लिए ईमानदार वर्ड को यूज करा है, ऑनेस्ट वर्ड को यूज करा है। तो हमें यहाँ पर बी के बाद ए को देकर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम बी के बाद ए लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सेकेंड्स में, और बिल्कुल हम इस चीज के लिए हम बोल सकते हैं डैम श्योर कि मैंने जो टिक करा है वो बिल्कुल सही होगा, वो गलत नहीं हो सकता। तो यानी कि अब बी और ए का सीक्वेंस केवल और केवल कहाँ मिल रहा है, सेकंड में, तो बस उसी के बेसिस पे आप सेकंड ऑप्शन को एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन लगा देंगे, उसी के बेसिस पे आप सेकंड को एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन लगा देंगे, यानी कि जो बी ए डी सी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। बोलो इतना क्लियर है। अब आपको रिमेनिंग जो ऑप्शन बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है, उसे एलिमिनेट कर दो। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट चेक भी कर सकते हो, पूरी तरह से इसे चेक कर लो। अब पूरा रीड कर लो इसे, कि हम बात कर रहे हैं कि वो राइट प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही प्रोडक्ट है या नहीं। हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट मे बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बेफुल यू। बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें मूर्ख बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और टीनेजर स्पेशली, मतलब स्पेशली टीनेजर्स की बात की जा रही है, ठीक है, सच एडवर्टीजमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि ये जो बी ए डी सी जो हम टिक कर कर आए ये बिल्कुल करेक्ट है। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्रेंडशिप दोस्ती करते हैं। अब ये उसी से ही रिलेटेड है, ये फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये भी सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे बच्चों, चारों अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक ए से स्टार्ट है, एक बी से, एक सी से और एक आपका डी से, चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। अब ऐसे केस में हमारे लिए क्वेश्चन करना इजी होता है, क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट वर्ड को ही तो देखना है, हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल फर्स्ट वर्ड को देखकर हम इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इट, कभी इट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं पहले हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। ये इट किसको बता रहा है हमें पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सी का इट देखकर हमें ऑप्शन थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं कि हमारा जो ये पैराग्राफ है वो सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सी में फर्स्ट वर्ड इट दे रखा है। तो पहले हम इट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उसकी जगह इट को लिखेंगे, क्योंकि प्रोनाउन कहाँ आता है, जहां नाउन होगा, नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अवर एम्यूजमेंट, अवर कौन है, हम किन की बात कर रहे हैं, तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ए भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का नहीं हो सकता। व्हेन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल, अगेन इट आ गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, इट किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्यों, वो हमें खुशी देने की बात कर रहा है। यानी कि यहां पर हमें क्लियर हो गया कि डी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब डी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब देखो बचा कौन सा,
तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज फर्स्ट। यानी कि हमारा जो पैराग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बी से। ये इट जो यूज हो रहा है ये सब किसके लिए हो रहा है, फ्रेंडशिप के लिए हो रहा है। कि फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ाती है खुशी को, इंक्रीज हैप्पीनेस। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आदत होती है किस तरह की, कि हमेशा खुशियां बांटने का काम करते हैं। और ये एक अच्छी जो सच्ची फ्रेंडशिप होती है उसके अंदर यही होता है, यही पाया जाता है कि वो हमेशा खुशियों को बढ़ाने का काम करते हैं। और उसके साथ-साथ वो डबल कर देती है हमारी खुशी को, और कहीं न कहीं हमारे दुःख को बाँटने का काम करते हैं, दुःख को बाँटने का काम करते हैं। और जब हम अच्छे से करते हैं तो वो कहीं न कहीं हमें खुशी तो देगा ही देगा फ्रेंड्स के बीच में, और हू आर प्लीज्ड विद अवर सक्सेस। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी सक्सेस से क्या होते हैं, खुश भी होते हैं। यही फ्रेंडशिप का वो होता है, दैट इज जस्ट इफ वी एंगेज इन दैम इन सॉलिट्यूड। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि ये जो हमने सीक्वेंस करेक्ट चेक किया है वो बिल्कुल सही है। बी, सी, डी, ए इज द करेक्ट सीक्वेंस। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगेन हमने क्या देखा, 3 बी से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये चेक करना है कि क्या बी आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, क्या बी आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है पैराग्राफ का। सबसे पहले आपको यही पॉइंट चेक करना है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिसमस एंड न्यू ईयर की, ठीक है, क्रिसमस और न्यू ईयर की बात की जा रही है, जो एक समय होता है साल का सेलिब्रेट करने का, ठीक है, जश्न मनाने का समय होता है एक साल का, क्रिसमस और न्यू ईयर। अब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि सेंटेंस पहला जो होगा वो आपका बी ही होगा। बी होगा तो सबसे पहले उस ऑप्शन को हटा दो जो ए से स्टार्ट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके माइंड में डाउट होगा, ए क्यों नहीं हो सकता। ए इसलिए नहीं हो सकता, क्यों स्कूल बंद होते हैं, क्यों स्कूल बंद होते हैं क्रिसमस के लिए और विंटर ब्रेक के लिए एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। वही समय पहले आप एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके बाद आप बताओगे कि सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल को बंद किया जाता है क्रिसमस पे और नए साल पे, क्योंकि जश्न मनाने के लिए। तो वही सबसे पहले पॉइंट आएगा कि जो क्रिसमस होता है, नया साल होता है, वो एक सेलिब्रेट जश्न मनाने का समय होता है। और आफ्टर दैट अब क्या आएगा, बी के बाद 2 में ए है और 1 में सी है। हमें क्लियर है कि दोनों सेलिब्रेट किए जाते हैं, और सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल्स को बंद किया जाता है क्रिसमस के लिए और विंटर ब्रेक के लिए। उस समय साल के वो एक समय होता है जब विंटर ब्रेक होता है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होने की वजह से, प्लस सेलिब्रेशन के लिए स्कूल में ऑफ हो जाते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। अब बी के बाद ए आएगा तो बी के बाद सी नहीं आ सकता, बी के बाद सी नहीं आ सकता। अब पॉइंट आता है कि बी के बाद ए तो है, बट ए के बाद एक में डी है और एक में सी है। ऐसा रेयर केस होता है जहां पर हमें थर्ड सेंटेंस तक जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है जब हमें थर्ड सेंटेंस तक जाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हम 2 सेंटेंसेस से भी आंसर इजीली निकाल सकते हैं, हमें थर्ड सेंटेंस तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि बी के बाद ए, अब ए के बाद सी या फिर डी। अब डी में दे रखा है सेकेंड टाइम इन अ रो। फर्स्ट टाइम कौन सा है, सेकेंड कब आएगा। अब मैं 2 बच्चे हैं, पहले मैं एक के बारे में बात करूंगी फिर मैं दूसरे के बारे में बात करूंगी ना। तो सेम वही केस है यहाँ पर भी, सेम वही केस है यहाँ पर भी। हम पहले डी को नहीं लिख सकते, डी में सीधा दे दिया सेकेंड टाइम इन अ रो, ठीक है। तो बस यहाँ पर डी के सेकेंड टाइम को देकर आप इजिली ऑप्शन फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब बचता कौन सा ऑप्शन है, ओनली सेकेंड। कौन सा ऑप्शन बचा, सेकेंड। तो सेकेंड इज द करेक्ट वन, ठीक है। उसी के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि ऑल ओवर दी सिटी, ठीक है, विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस, जो क्रिसमस बाजार वगैरह होते हैं, लैंड फॉन एंड वार्म इन द कोल्ड। और उसके साथ साथ सेकेंड टाइम इन अ रो वी आर लाइकली टू सी restraint celebration for the fear of pandemic raising its ugly head again। so यहाँ पर हमने क्या देखा, बी ए सी डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
दो आपके पी से स्टार्ट हैं। मैंने आपसे बोला कि सबसे ज्यादा जो दो टाइप के ऑप्शन आते हैं, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट या चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट, यही ऑप्शंस आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। ये आप देख भी सकते हो, आपके 2022 का ही क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है सीजीएल प्री का। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा यहाँ पे कि दो हमारे पी से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, थोड़ा सा पैराग्राफ स्टार्ट करके दे दिया है। ये S1 S6 नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग दे दी जाती है बिना उसको नाम दिए, S1 है S6 है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इस पैराग्राफ के अंदर एक स्टार्टिंग दे दी गई है कि एब्सेंस ऑफ से पैराग्राफ स्टार्ट होगा। अब एब्सेंस ऑफ के बाद आप किसको यूज करेंगे, अब आपने वो चेक करना है, ठीक है। दो में पी है और एक में आर और एक में क्यू। अब हम एब्सेंस की बात कर रहे हैं, अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं। अनुपस्थिति प्रिवेंटिंग को लेकर तो नहीं हो सकती, बचाने को लेकर तो नहीं हो सकती। अब फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजन, सीधा डिसीजंस पे हम कैसे आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, ना तो आर से पैराग्राफ स्टार्ट होगा एब्सेंस के बाद और ना ही क्यू से पैराग्राफ स्टार्ट होगा। यानी कि स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा, पी से। आर और क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट हमारा पी से होगा। अब पॉइंट आता है कि पी के बाद दो चीजें हैं, एक आपका एस लेकर आ रहा है और एक पी आपका आर लेकर आ रहा है। अब पी के बाद आप एस का यूज करेंगे या पी के बाद आप आर का यूज करेंगे। एब्सेंस ऑफ डाटा ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स वॉज, हम एक डाटा की बात कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स की, ठीक है। अब जो वॉज के बाद अब आप किसका यूज करोगे ये डिसाइड करेगा। हम एस में क्या दे रखे हैं, स्ट्रेटेजीज दे रखी हैं। हम जानते हैं कि जहां पर वॉज और वर आता है, जहां पर भी वॉज और वर आता है, तो वॉज और वर तो हेल्पिंग वर्ब होती है और वो हमेशा, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब अपने साथ किसको लेकर आती है, मेन वर्ब को लेकर आती है। हमेशा किसको लेकर आती है, मेन वर्ब को लेकर आती है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज नहीं लिख सकते, हमें वॉज और वर के साथ लिखना पड़ेगा आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म एक्टिव पैसिव के बेसिस पे। तो यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए तो वर्ब क्या आएगी, प्रिवेंटिंग आएगी। वर्ब क्या आएगी, प्रिवेंटिंग आएगी। तो बस यहाँ पर इसी प्रिवेंटिंग को देखकर, इसी प्रिवेंटिंग को देखकर आप जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बताएंगे पी और आर को देखकर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर लो। प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट्स फ्रॉम, कहाँ से वो उनको बचाने का काम कर रहा है, फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजंस एंड, डिसीजन के साथ साथ कुछ स्ट्रेटेजीज जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके भले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी आर क्यू एस इज द करेक्ट सीक्वेंस। बोलो इतना क्लियर है सभी, डाउट है यहाँ तक किसी को, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे। अगेन सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है, अप्रैल में जो पेपर हुआ था आपका। अब यहाँ पर दो बी से स्टार्ट है, एक बी से और एक आपके सी से। सबसे पहले चेक करो कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा पैराग्राफ का या फिर नहीं होगा, या आप इसे उल्टे तरीके से भी चेक कर लो, सी और डी देख लो फर्स्ट सेंटेंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आप किसी भी तरह से देख सकते हो, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर सकते हो। हमने क्या देखा, बी में इट दे रखा है और सेम चीज सी में भी इट दे रखा है। हम जानते हैं हम इट किसके लिए यूज कर रहे हैं, पहले हमें उसके बारे में बताना होगा। हम यानी कि डायरेक्ट हम इट से शुरू नहीं कर सकते। इट किसके लिए यूज हो रहा है, सबसे पहले हमें उसको बताना होगा कि हम इट का यूज किसके लिए कर रहे हैं। तो यहां पर हमें क्लियर है कि ना तो पैराग्राफ सी से स्टार्ट होगा और ना ही पैराग्राफ बी से स्टार्ट होगा। पैराग्राफ जो स्टार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, डी से स्टार्ट होगा। हम रोड की बात कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे फंडामेंटल, उनमें से एक है, ठीक है, ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मानवता का। अब डी के बाद एक में बी है और एक में सी है। अब डी के बाद सी या फिर बी,
इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या इट इज द रोड विच डिटरमाइंस। हम बात अभी किसकी कर रहे हैं? रोड की, है ना? किसकी बात कर रहे हैं? रोड की बात कर रहे हैं। तो रोड का कनेक्शन रोड के साथ ही होगा ना। अब क्यों है वो बहुत सारे उसमें से एक, तो उसका रीजन ये है कि वो रोड है। इट इज द रोड विच डिटरमाइंस, जो कहीं ना कहीं चीजों को डिसाइड करती है, द साइट ऑफ मनी साइट्स एंड द ग्रोथ एंड नरिशमेंट ऑफ ऑल। इन सबकी ग्रोथ के बारे में, इन सबके नरिशमेंट के बारे में वो डिसाइड करने का काम करती है, इसीलिए। ठीक है। और फिर इट ऑल्सो, इसके साथ साथ वो एक फ्रेमवर्क भी देती है, ठीक है, सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। और फाइनली इट कैन बी टर्म एज द चैनल फॉर ऑल ट्रेड। आप कह सकते हो कि वो चैनल है हर एक व्यापार के लिए, या एंड व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल आइडियाज। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया जो डी है, डी के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए, यानी कि जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो डी सी बी ए होगा। ये आपका एकदम करेक्ट सीक्वेंस होगा। बोलो इतना क्लियर हो गया? डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। दो आपके डी से स्टार्ट है और दो आपके ए से स्टार्ट है। अगेन सीजेल प्री का क्वेश्चन है 2021 का। सबसे पहले आप चेक करो कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर आपका ए फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब डी और ए दोनों में हम देख रहे हैं राम से स्टार्ट है। दोनों किससे स्टार्ट है? राम से। और राम यानी कि दोनों में नाउन है। अब पॉइंट क्या आता है कि डी में दे रखा है राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड श्याम। ठीक है, कि राम ने अपने फ्रेंड श्याम को इनवाइट किया, ठीक है, ऑन हिज बर्थडे। ये आपके डी में दे रखा है। और ए में दे रखा है राम इंट्रोड्यूस्ड श्याम टू एवरीवन एंड देन सर्व स्नैक्स टू देम। कि राम ने सबके साथ श्याम का इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया। अब परिचय क्यों करा रहा है, वो कहाँ करा रहा है, किस लिए करा रहा है, अब उससे पहले आपको ये बताना होगा कि परिचय चल कहाँ रहा है। वो आपको कहाँ दे रखा है? डी में। पर इंट्रोडक्शन क्यों हो रहा है, इंट्रोड्यूस क्यों कराया जा रहा है, कहाँ कराया जा रहा है, किस उस पे कराया जा रहा है, तो वो कहाँ पे दे रखा है आपको? डी में। वो कहाँ पे दे रखा है बच्चों? आपको डी में दे रखा है। अब यहां से आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां से एक चीज निकल कर आती है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, ऐसा होता है देखो, जैसे आप बच्चे भी बर्थडे में जाते हो, कहीं बर्थडे पार्टी में जाते हो या कहीं फंक्शन में जाते हो, कोई आपका फ्रेंड है या आप किसी के फ्रेंड हैं और उसकी साइड से आप गए हैं, तो जब वो अपने और फ्रेंड्स जो आपके नहीं है बट उसके फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि जब हम एक ऐसी पार्टी में जाते हैं जहाँ सिर्फ हम अपने फ्रेंड को जानते हैं, बाकी और किसी को नहीं जानते, तो जो हमारा फ्रेंड होगा या होगी वो हमेशा सबके साथ हमें मिलवाएगा या मिलवाएगी, ठीक है, जो भी है। तो वहां पर ऐसा ही होता है, वो इंट्रोडक्शन कराता है। अब इंट्रोडक्शन वो कब कराएगा? जब हम वहां पे पहुंचेंगे, किसी ओकेजन को लेकर पहुंचेंगे या किसी भी चीज को लेकर वहां पे पहुंचेंगे, तभी तो हमारा इंट्रोडक्शन किसी और के साथ कराया जाएगा। तो ऐसा ही तो कुछ यहाँ पर भी केस दिया गया ना, ऐसा ही केस कुछ यहाँ पर भी दिया गया है। तो सेम चीज यहाँ पर भी वही पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर भी वही पॉइंट है, वही इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हमें डी को लिखना पड़ेगा, यानी कि वो दो सेंटेंसेस, वो दो ऑप्शन, सेंटेंसेस में वो दो ऑप्शंस खत्म जो ए से स्टार्ट है, वो दो ऑप्शंस खत्म जो आपके ए से स्टार्ट है। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर डी की मैं बात करूं, यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बच्चों, अगर मैं डी की बात करूं तो डी के बाद एक में सी है और एक में बी है। अब आपको चेक करना है कि डी के बाद सी या फिर बी। अब राम ने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया अपने बर्थडे पे शाम को। अब जब शाम को इनवाइट किया तो शाम का डायरेक्ट तो इंट्रोडक्शन नहीं चलेगा, भाई शाम वहां बर्थडे में गया या नहीं गया, ठीक है, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि डी के बाद क्या आएगा? सी, ठीक है। सीधा अभी इनवाइट करते वो अपना केक काटने लग गया? नहीं। हम जब किसी को बुलाते हैं अपने बर्थडे में, किसी भी
पार्टी में बुलाते हैं, शादी में बुलाते हैं, किसी भी चीज़ में बुलाते हैं, तो जब हम पहुँचते हैं तो चीज़ें शुरू हो रही होती है। हम पहुँचने के बाद ये सब चीज़ों को देखते हैं, या उसने इनवाइट किया और फिर सीधा काटने लग गया केक, नहीं। तो पहले क्या होगा, व्हेन श्याम रीच्ड हिज हाउस, जब श्याम उसके घर पहुँचा, तो हिज क्लासमेट्स हैव हैड ऑलरेडी अराइव्ड, जो उसके क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी पहुँच चुके थे, ठीक है? अब यहाँ से क्लियर हो गया कि डी अपने साथ सी को लेकर आएगा, डी अपने साथ बी को लेकर नहीं आएगा। अब जैसे ही उसने देखा उसके क्लासमेट पहुंच चुके हैं शाम से पहले, शाम जब पहुंचा तो फिर अब वो इंट्रोड्यूस कराएगा, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन जो है वो सबको देगा, यानी कि सबके साथ उसको इंट्रोड्यूस कराने का काम कर रहा है, वही शाम ने भी किया। ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही करना भी चाहिए, है ना, ताकि किसी को अनकंफर्टेबल सा फील ना हो। अनकंफर्टेबल मतलब वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए, अननोन अननोन जो लोग होते हैं उनके बीच में। तो राम इंट्रोड्यूस श्याम टू एवरीवन एंड देन सर्व स्नैक्स टू देम, कि उसने सबके साथ उसका इंट्रोडक्शन कराया और उनको सर्व किए, क्या, स्नैक्स दिए सभी को, ठीक है। आफ्टर ही कट द केक ऑल ऑफ देम डांस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि जैसे केक काटने के बाद उन सब ने क्या किया, डांस किया बहुत लंबे समय तक। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो सेंटेंस है डी के बाद वो सी बैठेगा, और डी के बाद सी बैठेगा, और सी के बाद ए बी। और ये कहाँ दे रखा है हमें सीक्वेंस, केवल फर्स्ट ऑप्शन में। तो हम इजिली सेकेंड ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। बोलो इतना क्लियर हुआ? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन आप देखो जरा टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। अगेन देखो जरा टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। आपने क्या देखा, दो बी से स्टार्ट है और एक ए से और एक डी से। आप सबसे पहले चेक करो कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर ए और डी फर्स्ट सेंटेंस होगा। ए तो क्लियर है, इट्स को देखकर किसकी हाइट की बात हो रही है, तो ए से तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, यानी कि यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो ए है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब पॉइंट आता है कि हमारा फिर फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, पॉइंट आता है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। अब बस यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, वो क्या है, ये आपका डी है, ये डी है, ठीक है, ये डी है, ये ए नहीं है, डी है। तो अब बस आपको चेक करना है, डी की मैं बात करूं, वन ऑफ द टू ड्वेलिंग सुपर पावर्स अलोंग विथ टिकल ऑफ द क्लासिकल म्यान सिविलाइजेशन। तो हमें ये भी क्लियर है कि हमारा डी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, यानी कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस डी ही होगा। हम एक जंगल की बात कर रहे हैं, मैक्सिको की, है ना, lie the ruins of a city that thrived for centuries before it was abandoned more than 1000 years ago, ठीक है। अब बी के बाद डी या फिर बी के बाद सी, सी में सीधा हम आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, have uncovered 6750 structures here, और डी में हम बात कर रहे हैं कि वो दो में से एक सुपर पावर की बात हो रही है, ठीक है, और किस सिविलाइजेशन की बात हो रही है, क्लासिकल म्यान सिविलाइजेशन की बात हो रही है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जो बी है, बी अपने साथ किसको लेकर आएगा, डी, और बी अगर अपने साथ डी को लेकर आएगा तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट होगा, यानी कि सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। बोलो इतना क्लियर हो गया? अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर लो। अब उसी की बात हो रही है, उसी सुपर पावर की बात हो रही है यहाँ पर, कि उसकी हाइट पर लगभग कितनी, 12,000 ईयर्स एगो की बात हो रही है। हम एक बात करें, एक ऐसे सिटी की बात कर रहे हैं जिसकी पॉपुलेशन लगभग 50,000 लोग हैं, और बट द किंगडम एज अ होल नंबर्ड मोर देन 1.5 मिलियन, ठीक है। अगर हम पूरे उसकी बात करें, किंगडम की बात करें, तो मोर देन 1.5 मिलियंस की है। और उसी के लिए हमें फिर आपको सी में दे रखा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हैं वो अनकवर्ड हैं लगभग 6750 स्ट्रक्चर्स हियर
द लार्जेस्ट इज द पिरामिड टेम्पल कॉल्ड सिम्पली स्ट्रक्चर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया जो बी के बाद डी है और डी के बाद ए और ए के बाद सी इज द करेक्ट सीक्वेंस। बोलो इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चे। अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अगेन ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2021 का। 2 सी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि क्या सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। गिव मी बैक माई मनी, अरुण सेड टू द थीफ। अरुण ने थीफ से कहा कि मेरी जो पैसा है वो मुझे वापस कर दो। अब यहां पर सी में हमें ये दे रखा है, हमने क्या देखा 2 सी से स्टार्ट है। हमें नहीं पता कि क्यों उसे वापस करने के लिए बोल रहा है, उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वॉट आई विल टेक यू टू द पुलिस राइट नाउ, अरुण थंडर। अब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि वो क्यों उसको पुलिस के पास ले जाने की बात कर रहा है, उसने ऐसा क्या किया, किस चीज को लेकर डिस्कशन हो रहा था। तो हमें ये क्लियर है बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। आई हैव ऑलरेडी स्पेंटेड, द थीफ रिप्लाइड, कि उसने पहले ही खर्च कर दिया, ऐसा थीफ ने, चोर ने जवाब दिया। अब क्यों, किसको जवाब दिया, किस चीज को खर्च कर दिया, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में बताना होगा। तो यहां से हमें क्लियर हो गया, ना तो पैराग्राफ बी से स्टार्ट होगा और ना ही पैराग्राफ ए से स्टार्ट होगा, यानी कि जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग है वो हमारी सी से होगी। अब पॉइंट आता है बच्चों क्या, कि हम सी के बाद ए को लिखेंगे या फिर सी के बाद बी को लिखेंगे। सी के बाद हम ए को लिखेंगे या सी के बाद हम बी को लिखेंगे। उसने उसको बोला है, थीफ को, चोर को बोला है अरुण ने कि उसके पैसे जो है उसको वापस करने के लिए बोल रहा है। अब बी में बोला है कि वॉट आई विल टेक यू टू द पुलिस राइट नाउ, कि अब बिल्कुल सही बात है। अगर क्या उसने वापस करने के लिए बोला और सीधा वो बोल देगा मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगा। अगर उसने कोई भी चोर है और एक जिसका सामान चोरी करा है, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, उसने उससे कुछ लिया, तो उसे बोलेगा वापस कर, तो फिर वो भी तो कुछ रिप्लाई करेगा ना। अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करूंगी तो आप भी तो मुझे कुछ रिप्लाई करोगे, तभी तो हम आगे का कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसा ही वहां पर भी हुआ, अरुण ने उससे चोर से वापस मांगे, फिर चोर ने कहा कि जो पैसे मांग रहा है वो तो वो खर्च कर चुका है पहले से। ठीक है, तो यानी कि हमें क्लियर है कि जो ये सी है, सी के बाद हम क्या लिखेंगे, ए। सी के बाद हम क्या लिखेंगे, ए। तो सी के बाद अगर हम ए लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा, वो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। आई हैव ऑलरेडी स्पेंटेड, द थीफ रिप्लाइड, थीफ ने जवाब दिया कि वो ऑलरेडी उस पैसे को खर्च कर चुका है। और व्हाट आई विल टेक यू टू द पुलिस राइट नाउ, अब जब जैसे कोई व्यक्ति सुनेगा भाई आपका किसी ने पैसे चोरी करे हैं और आप उसे मांगो और वो बोल दे कि भाई मैं तो खर्च कर चुका हूँ, तो आप बिल्कुल यही बोलोगे, फिर दूसरी धमकी यही आएगी भाई पुलिस के पास चलो, है ना, मेरे पैसे चोरी करें, तो सर प्लीज हैव सम मर्सी ऑन मी। अब वो भी जवाब देगा ना, जब आप किसी को पुलिस की धमकी दोगे तो सामने से भी तो कुछ जवाब आएगा। तो ऐसा ही उसने बोला कि आप मेरे पे थोड़ी दया करें। ठीक है, द थीफ प्लीडेड, उसने उससे क्या करी, रिक्वेस्ट के आगे की कि वो उस पर थोड़ी दया करे। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि जो ये CABD है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। चलो इतना क्लियर हो गया। इसी तरह के डेली बेसिस पे आप बच्चे पैराजंबल क्लोज के क्वेश्चंस को आप मेरे साथ रेगुलर 6 बजे करें। और बाकी जो लाइव क्लासेस चलती है बच्चों, आपकी एक 12:30 चलती है CPO मेंस के लिए, आप उस क्लास को जरूर लें CPO मेंस की। इसके अलावा आपकी जो लाइव क्लास होती है 3:15 पे चलती है। जो बच्चे भी 2024 चाहे वो MTS देना चाहते हैं या CHSL देना चाहते हैं या CGL देना चाहते हैं, वो सब बच्चे जरूर जुड़े 3:15 बजे वाली क्लास में। बाकी जो गोल्डन रूल है और जो क्लोज टेस्ट पैराजंबल की क्लास है, ये रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। वो कैप की क्लास आपकी मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में स्टार्ट हो जाएगी और वो जो क्लास रहेगी वो मॉर्निंग में 9:30 रहेगी। आप उस क्लास को ज़रूर लें। वो कैप की जो हर एक एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं 2024, चाहे आप सीजीएल टारगेट कर रहे हैं
चाहे CHSL कर रहे हैं, स्टेनो कर रहे हैं, CPO कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए वो कैप कराई जाएगी। बाकी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप मुझे क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पैराजंबल के।